नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग कल के लेक्चर में मापन में त्रुटियां तक पढ़ चुके थे। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि मापन में त्रुटि क्या होती है। तो कल मैंने एक उदाहरण लेकर मापन में त्रुटि को समझाया था, जिसके अंतर्गत मैंने लिया था कि किसी उबलते हुए जल के तापमान, यदि उसका जो वास्तविक तापमान है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाए। देखिए यहाँ पर मैंने माना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है, माना क्या जाए उसका वास्तविक तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि उसको किसी थर्मामीटर द्वारा जब मापा जाता है तो उसकी रीडिंग कितनी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग मापित मान बोलते हैं, वो हमारा था 100.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मापित मान था, ये वास्तविक मान था। तो इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, मापन में त्रुटि होता है। तो यहाँ पर मापन में त्रुटि निकाले थे मापित मान माइनस वास्तविक मान में। तो ये हमारा हो गया था 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड मापन में एरर हो गया था। इसके बाद आज का हम लोग टॉपिक देखेंगे मापन यंत्रों की यथार्थता। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं, प्रत्येक मापन यंत्र की एक सीमा होती है। जो जहाँ तक वो यंत्र जो है उस माप को एक्यूरेसी से माप सकता है, अर्थात सटीकता से माप सकता है। उसके बाद वह यंत्र जो है अगर उससे छोटी मापी जाएगी तो वह यंत्र जो है उस माप को नहीं माप पाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, उस यंत्र की यथार्थता बोलते हैं। तो इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। जैसे किसी मापन उपयंत्र की यथार्थता उस यंत्र द्वारा शुद्ध रूप से मापी जाने वाली माप की सीमा होती है। जैसे मीटर स्केल की यथार्थता क्या है, 1 mm है। देखिए, अगर आप लोगों के पास मीटर स्केल होगा जो 15 सेंटीमीटर का होता है, कोई 30 सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें मिनिमम हम लोग जो मिनिमम होता है 0.1 मतलब मिनिमम 1 mm हम लोग माप सकते हैं। तो 1 mm को हम लोग 1 mm लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि किसी मीटर स्केल की यथार्थता कितनी होती है, मिनिमम 1 mm होती है। और वर्नियर कैलिपर की यथार्थता कितनी होती है, 0.01 mm। अर्थात किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर मापन उपयंत्र की जो यथार्थता की सीमा होती है वो क्या होती है, उस यंत्र द्वारा जो है मिनिमम मापी जा सकने वाली राशि होती है। जैसे मीटर स्केल द्वारा हम लोग कितना मिनिमम माप सकते हैं, 1 mm। 1 mm से छोटा देखिएगा, उसमें मीटर स्केल में 1 mm से छोटा खाना नहीं होता है। तो उससे हम लोग मिनिमम 1 mm ही नाप सकते हैं। उससे छोटा नापेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आएगा। तो इस तरीके से मीटर स्केल का जो है यथार्थता कितनी होती है, mm में 1 mm होती है। और इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम लोग मिनिमम कितना नाप सकते हैं, 0.01 mm। तो इस तरीके से यह यंत्र की यथार्थता होती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है किसी मापन उपयंत्र की परिशुद्धता, प्रिसाइशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये सब डेफिनेशन बेस्ड कुछ टॉपिक हैं, इनको आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन इन सब टॉपिक में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसको मैं एकदम सही तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं किसी मापन यंत्र की परिशुद्धता क्या होती है। अभी हम लोग एक्यूरेसी देख लिए हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक्यूरेसी होती है किसी यंत्र की एक्यूरेसी वह माप होती है जो यंत्र उसको मिनिमम माप सकता है, उससे छोटी राशि को नहीं माप सकता। उसी को हम लोग उस यंत्र की क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। अब आइए परिशुद्धता देखते हैं। एक्यूरेसी मीन्स होता है यथार्थता, और यहाँ पर है परिशुद्धता। परिशुद्धता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसाइजन। एक ही मापन यंत्र से यदि एक से अधिक माप ली जाए तो 2 क्रमागत मापों के बीच का अंतर उस यंत्र की परिशुद्धता कहलाती है। देखिए, इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यदि कोई हम लोग यंत्र लें और उससे कोई रीडिंग मापें और 2 रीडिंग लगातार मापें, एक रीडिंग मापते हैं उसके बाद दूसरी रीडिंग मापते हैं, तो जो उन दोनों रीडिंग के बीच के अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यंत्र की परिशुद्धता। देखिए, मापित मान 1 और मापित मान 2 का अंतर क्या होता है, परिशुद्धता होता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है मापन उपयंत्रों में
त्रुटि के प्रकार। देखिए, हम लोग जब भी किसी राशि को मापते हैं तो उसके वास्तविक मान और मापित मान में अंतर होता है, उसी को हम लोग त्रुटि बोलते हैं। और यह त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसको देख लेते हैं। मापन यंत्रों में मुख्यतः निम्न प्रकार के एरर होते हैं। देखिए, आपका सिलेबस में जो है 2 ही प्रकार की त्रुटि दी है। आप लोग यूपीबीटी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको उसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके उसी के अनुसार पढ़ाई करिए, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में आएगा जो सिलेबस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सिलेबस में 2 प्रकार के एरर दिए हुए हैं। पहला है अनियमित त्रुटि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर, और दूसरा क्या है क्रमबद्ध त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटियाँ, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं अनियमित त्रुटि। ये क्या होता है? देखिए, अनियमित त्रुटियां रैंडम एरर प्रयोग करते समय अकस्मात किसी घटना से प्रेक्षण का त्रुटिपूर्ण होना अनियमित त्रुटि के अंतर्गत आता है। अनियमित त्रुटियों पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ तक कि प्रयोगकर्ता को इन त्रुटियों का आभास तक नहीं होता है। जैसे यदि किसी कर्मशाला में वोल्टमीटर से हम वोल्टेज नाप रहे हैं और उसी क्षण किसी कारणवश वोल्टेज में कमी या अधिकता हो जाए तो माप में त्रुटि प्राप्त होगी, और इस तरह की त्रुटि ही अनियमित त्रुटि के अंतर्गत आती है। तो अनियमित त्रुटि क्या होता है यहाँ पर अच्छे से समझा दिया गया, फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनियमित त्रुटि क्या होती है। यह अपने माप में अपने आप ही आ जाती है। इसमें प्रेक्षण जो मापक होता है, जो मापने वाला होता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। यह अनियमित त्रुटि अपने आप आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, यहाँ एक उदाहरण देके समझाया गया है कि आप कहीं वोल्टेज नाप रहे हैं और अचानक से किसी कारणवश वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाता है, अप डाउन हो जाता है, फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो उस समय हम लोग जो रीडिंग ले रहे हैं, जो एक्चुअल रीडिंग होना चाहिए हम लोगों का, उससे कम ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए वोल्टेज में अधिकता हो गया तो अधिक हो जाएगा, वोल्टेज में कमी हो गया तो कम हो गया। तो कुछ क्षण के लिए, मान लीजिए मिली सेकेंड के लिए वोल्टेज ज़्यादा हुआ जिस समय आप नाप रहे हैं उसी समय, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की त्रुटि को हम लोग बोलते हैं अनियमित त्रुटि। इसका हम लोग को आभास भी नहीं होता और ये हमारा जो है मापन में आ जाती है। तो इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे इसको समझ लेते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक से अधिक रीडिंग लेते हैं। एक से अधिक रीडिंग लेंगे, जैसे एक रीडिंग लिए, फिर दूसरा रीडिंग लिए, तीसरा रीडिंग लिए, चौथा रीडिंग लिए, अनेक रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इससे जो है क्या होती है, ये रैंडम एरर जिसको बोलते हैं अनियमित त्रुटि कम हो जाती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि अनियमित त्रुटि को कम करने के उपाय। देखिए, अनियमित त्रुटि को कम करने के लिए एक से अधिक माप लेकर उसका माध्य प्राप्त करके अनियमित त्रुटि को कम कर सकते हैं। माध्य मीन्स मीन या एवरेज भी बोलते हैं उसको। ठीक, एक से अधिक मान लें, उसका एवरेज निकालें। इससे क्या होगा, हमारा अनियमित त्रुटि कम से कम हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम से कम हो जाएगी। इसके बाद क्या है, सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है इसको देख लेते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि केवल यंत्रों में दोष के कारण होने वाली त्रुटियाँ। देखिए, पहला त्रुटि क्या था, अनियमित त्रुटि था, वो यंत्र में दोष के कारण नहीं, वो जो आसपास का वातावरण था या किसी अन्य कारण से जो है एरर हो जाता था, उसके कारण होता था अनियमित त्रुटि। लेकिन यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि किसके कारण होती है, यह उपयंत्र में होने वाले उपयंत्र में दोष के कारण होता है। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि केवल यंत्र में दोष के कारण होने वाली त्रुटियां हैं, अर्थात ये त्रुटियां ज्ञात कारणों से होती हैं। त्रुटि का कारण ज्ञात कर इन्हें दूर किया जा सकता है। जैसे यंत्र में शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंटर है और ये स्केल है, ये स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ऐसे करके ये स्केल हमारा बना हुआ है। शून्य एरर क्या होता है, ये जो पॉइंटर है या शून्य से शुरुआती दौर में ये शून्य से नीचे रहे या तो शून्य से ऊपर रहे। अब मान लीजिए हम लोग रीडिंग लेंगे तो जब भी रीडिंग 1 आएगा तो ये 1 के साइड में जाके, अगर शून्य से ज़्यादा पर रीडिंग है शुरुआती दौर में, तो जब भी 1 रीडिंग आएगा तो यहाँ 1 से ज़्यादा ये पढ़ेगा, और ये जो प्रारंभिक अवस्था इसकी शून्य से कम पर है, शून्य से पहले है,
तो अब इसको अगर 1 पढ़ना रहेगा तो ये 1 से पहले आके रुकेगी। तो इस तरीके से जो ये शून्य पोजीशन में जो त्रुटि होती है इसी को बोलते हैं शून्य एरर। माने शून्य के पहले या बाद में अगर सुई आके ठहरती है तो उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। इसके बाद परम त्रुटि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको देखते हैं। किसी प्रयोग या परीक्षण में मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? वास्तविक मान और मापित मान, इसका अंतर होता है परम त्रुटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इधर सब डेफिनेशन ही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला हमारा है माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको कैसे परिभाषित करते हैं इसको देख लेते हैं हम लोग। कई परम त्रुटियों का माध्य, देखिए यहाँ परम त्रुटि कैसे निकलता है? वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब इसी प्रकार जो है कई परम त्रुटि हम लोग ले लें, यहाँ देखिए दिया हुआ है कई परम त्रुटियों का माध्य मान माध्य परम त्रुटि कहलाता है। इसके नाम से ही पता चलता है माध्य परम त्रुटि, अर्थात कई परम त्रुटियों का माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य परम त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार इस गणना में परम त्रुटि को सदैव धनात्मक लिया जाता है, अर्थात माध्य परम त्रुटि निकालते समय परम त्रुटि जो होता है उसको सदैव धनात्मक ही लेते हैं। परम त्रुटि वास्तव में 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन जब हम लोग जो है माध्य परम त्रुटि निकालेंगे तो उसका केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि डेल A1 डेल A2 और डेल A3 से लेकर डेल AN तक परम त्रुटियाँ हों तो माध्य परम त्रुटि क्या होगा? इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये सब जो राशि दी हुई है माध्य, ये परम त्रुटियाँ हैं, परम त्रुटियों का योग करेंगे, उसके बाद जितनी परम त्रुटियाँ हैं उससे डिवाइड करेंगे तो ये इसका माध्य परम त्रुटि निकल जाएगा। इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डेल AM बराबर 1/n समेसन ऑफ डेल AI, जहाँ I का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक है। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से हम लोग माध्य परम त्रुटि को निकालते हैं। देखिए जितने भी डेफिनेशन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे जो है न्यूमेरिकल भी अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, क्योंकि जो है 3 नंबर 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी अक्सर आ जाया करता है एग्जाम में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सापेक्ष त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। किसी प्रेक्षण के माध्य परम त्रुटि डेल AM तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल A से लिखते हैं। सापेक्ष त्रुटि को डेल A से लिखते हैं, ठीक। और यह क्या होता है? यहाँ पर दिखाया गया है माध्य परम त्रुटि। अभी पीछे हम लोग माध्य परम त्रुटि पढ़े हैं। माध्य परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या बोलते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसको डेल A से लिखते हैं। डेल A बराबर हो जाएगा डेल्टा AM अपान AM। ये डेल्टा है और ये डेल है, तो ये हो गया हमारा सापेक्ष त्रुटि। इसके बाद है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं होता है, यह केवल सापेक्ष त्रुटि का जो सापेक्ष त्रुटि हम लोग निकालें अभी रिलेटिव एरर, उसका जो है परसेंटेज होता है। इसी को देखिए इसमें जब 100 का गुणा कर देंगे सापेक्ष त्रुटि में, देखिए सापेक्ष त्रुटि हमारा ये था, इसमें जब हम लोग 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पर तो यही हमारा प्रतिशत में बदल जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मापन में त्रुटि की गणना करना, एस्टिमेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट। देखिए मापन में त्रुटि की गणना लगभग 4 प्रकार से की जाती है। यदि हम किसी राशि को ऐड कर रहे हैं, किसी राशि को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या तो डिवाइड कर रहे हैं, ये 4 तरीके हैं जिसे मापन में एरर आता है। इन चारों ही तरीकों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ योगफल के बारे में सीखेंगे। यदि 2 राशियाँ जो है जोड़ी जा रही हैं और दोनों राशियों में कोई एरर है तो उन राशियों को जोड़ने से जो है टोटल जो परिमाण प्राप्त होता है उसमें कितना एरर आएगा, इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे।
तो मापन में त्रुटि की गणना करना, एस्टिमेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट। यदि दो राशियां ए और बी, यहाँ पर दो राशि ए और बी हैं जिनके मापन में त्रुटियां क्रमशः डेल ए तथा डेल बी हैं। ये राशि हैं और इनमें जो इनके मापने में जो है त्रुटि आई है डेल ए और डेल बी है। यदि यक्स इनका परिणामी राशि है, अर्थात ए और बी को यदि जोड़ें तो एक्स मिलता है। तो इनको जोड़ने से, ए और बी को जोड़ने से जो है एक्स में टोटल कितना एरर आएगा, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो यदि एक्स में ए व बी के कारण त्रुटि डेल एक्स हो, तो डेल एक्स हम लोग मान लिए कि यक्स के मापन में डेल एक्स त्रुटि हो, तो डेल एक्स का मान कितना होगा इसको देखते हैं। तो डेल एक्स का मान क्या होगा, प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस कोष्टक में डेल ए प्लस डेल बी, ये होता है एक्स में त्रुटि जो ए और बी का परिणामी था। ए और बी का परिणामी क्या था, एक्स। एक्स में जो एरर आएगा इतना आएगा। अब एक्स में अधिकतम त्रुटि अगर पूछे, अधिकतम त्रुटि पूछे तो जितने भी माइनस के चिन्ह होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं, और मिनिमम त्रुटि पूछेगा तो जितने भी माइनस के चिन्ह होते हैं उसको ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पर निकालना है एक्स में अधिकतम संभावित त्रुटि, तो जितने भी माइनस के साइन होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन हटा दिए तो डेल एक्स मिला। इसके बाद जो है यहाँ भी माइनस का चिन्ह हटा दिए तो डेल ए प्लस डेल बी, ये हमारा हो गया एक्स के मापन में अधिकतम त्रुटि। जब योग हो, यक्स क्या हो, दो राशियों का योग हो तब। इसी प्रकार माइनस के लिए भी और इसी प्रकार होता है प्लस के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको देखिए हम लोग थोड़ा जो अभी पढ़े यहाँ पर, एक मिनट देखिए, ये वाला जो हम लोग अभी निकालें रिलेशन, इसको हम लोग शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। यदि कोई राशि x अन्य अलग अलग राशियों के योगफल का फलन है तो x में अधिकतम संभावित त्रुटि उन राशियों के मापन में अलग अलग त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात देखिए, ये इतना जो इसमें शब्दों में लिखा हुआ है, थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये x यदि a और b का जो है योगफल है, तो a और b का योगफल है तो x में जो एरर आएगा, इनके जो मापन में एरर आएगा उसके योगफल के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर यही बात यहाँ पर सिद्ध की हुई है, इसी को हम लोग यहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब यदि x दो राशियों का अंतर हो, दूसरी स्थिति में x दो राशियों का अंतर हो, तब भी क्या होता है, x बराबर, देखिए x बराबर क्या होगा, a माइनस बी, क्योंकि x जो है a और b का अंतर है। तो x में इस स्थिति में क्या होगा, अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगा, अधिकतम रहेगा, तब भी वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी अंतर के केस में भी, डेल x बराबर डेल a प्लस डेल बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, जब x क्या था, a और b का योग था, तब भी यही वैल्यू आई थी, डेल x बराबर डेल a प्लस डेल बी। और जब जो है अंतर है, यहाँ देख सकते हैं x a माइनस बी का अंतर है, तब भी हमारा अधिकतम संभावित त्रुटि यही आएगी। और जो है त्रुटि का जो है फॉर्मूला कितना होगा, अब ये अधिकतम संभावित त्रुटि है, यदि केवल त्रुटि पूछे तो त्रुटि क्या हो जाएगी हमारी, त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल एक्स बराबर प्लस माइनस पिछले जो योगफल था उसी के समान होगा, डेल ए प्लस डेल बी। देखिए ये योगफल के लिए था और ये माइनस के लिए, दोनों समान होंगे। ये त्रुटि हो गया और ये अधिकतम त्रुटि हो गया। तो अक्सर क्वेश्चन में अधिकतम त्रुटि ही पूछता है कि यदि x दो राशियों का अंतर है और a और b में मापन में डेल a डेल b जो है मापन में त्रुटियां हैं, तो x के मापन में कितनी त्रुटि आएगी, डेल x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग डेल x बराबर डेल a प्लस डेल b रख कर निकाल लेते हैं आसानी से। तो अभी हम लोग अगले वाले
लेक्चर में जो है इन पे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो आज के लिए देखिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है, 1-2 टॉपिक बच रहे हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।